डॉक्टर आरिफ अलवी की आप बात करें, जब वो सदर थे उन्होंने तब भी ऐसी कोशिशें की थी, लेकिन तब भी बानी पीटीआई ने उनकी एक नहीं सुनी थी। तो क्या अब वो सुनेंगे? अगर ऐसी कोई कोशिशें हो रही हैं, कौन गारंटी देगा बानी पीटीआई की? डॉक्टर साहब देखिए, ये है कि जो पहले से गारंटी का सोचना ये मुमकिन नहीं है। वजह यह है कि ये जो पीटीआई है वो टिपिकल पाकिस्तानी पार्टी है। उसको आप कोई एक्सेप्शनल पार्टी ना समझें, ना पीटीआई को आर्मी की रेजिमेंट समझें। जो डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो जो आपको एस्टेब्लिशमेंट में मिलता है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में मिलता है या मिलिट्री के अंदर मिलता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये नफ्सा नफसी का आलम होता है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रॉब्लम ये है, पीटीआई की बेशतर प्रॉब्लम वही है जो दूसरी पार्टीज़ की हैं, लेकिन एक एडिशनल प्रॉब्लम है पीटीआई की, वो ये कि स्टेट उसके ख़िलाफ़ है। स्टेट ने उसके ख़िलाफ़ डंडा उठाया हुआ है, तो उसका एक ज़्यादा स्प्लिंटरिंग तकसीम करने का इम्पेक्ट होता है। लेकिन हमारे यहाँ पार्टी लीडर की बात वहाँ तनकीद सुनने के आदी नहीं होते हमारे पार्टी लीडरान जो है। जो इमरान का भी मसला है, अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं, जो जिसे हम एडमेंसी कहते हैं ना, वो आपको वहाँ नज़र आती है, वो दूसरी पार्टियों में नज़र आती है। फिर आपको वही चीज़ जो सब जगह नज़र आएगी कि जहाँ एक तरफ पार्टी लीडर की लाइन लेते हैं कि नहीं जी हमने मुकाबला करना है, वहाँ आपको ऐसे लोग मौजूद हैं पीटीआई के अंदर जिनका हमें पता है, जो कि समझते हैं कि कोई पॉलिटिकल रास्ता निकालना ज़रूरी है। ये जो इस वक्त जो सिचुएशन पीटीआई की है या पाकिस्तान की पूरी सियासत की है, कोई रास्ता निकालना है, और रास्ता गुफ्तगू से निकलेगा, रास्ता अकोमोडेशन से निकलेगा, रास्ता दो चार कदम पीछे हटने से निकलेगा। तो ये सोच अपनी जगह मौजूद है। सिर्फ देखना ये है कि ये ऐसे लोग गालिब आ सकते हैं पार्टी पे जो ये चाहते हैं कि बातचीत। देखिए, गालिब की बात ना करें, गालिब हमारी पार्टियों में लीडर ही हुआ करता है, लेकिन ये है कि ओवर टाइम आप कन्विंस भी कर सकते हैं। फिर उसके अलावा जो पार्टी के अंदर बहुत से लोग अपना म्यूज़िक चला रहे होते हैं, वो अपनी उनकी दुकान चल रही होती है, क्योंकि जो अगर आपकी पार्टी पावर में है तब तो आपको एक एडवांटेज होता है। स्टेट पावर है, उससे आप बहुत से लोगों को चुप करवा सकते हैं, लालच से भी और डंडे से भी। लेकिन जब स्टेट पावर ना हो तो उस वक्त पार्टी पे प्रेशर ज़्यादा होता है, पार्टी की मुश्किलात ज़्यादा होती हैं। तो उसकी वजह से हमें ये इस किस्म की नफ्सा नफसी, इस किस्म की ऊंच नीच, इस किस्म के मुतज़ाद बयानात, मुतज़ाद रुझानात, आज कुछ कह दिया कल कुछ कह दिया, ये चीज़ें हमें पीटीआई में नज़र आएंगी। उसमें अगर आरिफ अलवी साहब कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका एक मुकाम है एक्स प्रेसिडेंट की वजह से, पार्टी के अंदर भी उनकी रिस्पेक्ट है, वैसे भी बाहर भी उनको एक मॉडरेट इंसान समझा जाता है। तो अगर वो पार्टी के अंदर और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान को रिकन्सिलिएशन का तरीका निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि रिकन्सिलिएशन से ही पाकिस्तान की सियासत आगे बढ़ सकती है, रिकन्सिलिएशन से ही पाकिस्तान की इक्तसादियात बेहतर हो सकती है। सिर्फ IMF की खिदमत करने से, IMF के अहकामात पे अमल करना काफ़ी नहीं है, कुछ अपना एक दूसरे का भी लिहाज ज़रूरी हुआ करता है। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि पार्टी में आरिफ अलवी साहब हैं जो पार्टी को इस मुश्किल से किसी हद तक निकालने में कामयाब हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि दोनों अच्छे ओहदों पर हैं, क्या इनके मनसब के तकाजे ये हैं कि एक दूसरे के साथ ऐसे उलझा जाए? देखिए, मनसब के तो तकाजे नहीं है, लेकिन सियासत का ये एक तरीका बन गया है। देखिए, गवर्नर बनने से पहले भी दोनों में बयानबाजियाँ चलती थी। हम यानी गवर्नर बनने से पहले कुंदी साहब के बयानात और कुंदी साहब के ख़िलाफ़ चीफ मिनिस्टर साहब के बयानात। देखिए, एक तो पाकिस्तान में जो ओवर टाइम जो ज़वाल आया है सियासी अखलाकियात में, उस ज़वाल में एक चीज़ ये है कि अब गवर्नर के ओहदे पे आप पॉलिटिकल लॉयलिस्ट को लगाते हैं, जबकि ट्रेडिशनली रवाज ये था कि गवर्नर के ओहदे पे ठीक है वो आपके पार्टी का बंदा हो सकता है, लेकिन ऐसे लोगों को लगाया करते थे जिनको अपोजिशन में भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट हासिल हुआ करती थी, जिनकी हैसियत ऐसी होती थी कि अपोजिशन से वो बात कर सकते थे। यानी उनका स्टेचर जो था ना, वो सिर्फ लॉयलिस्ट का नहीं था, पार्टी के मेंबर ज़रूर हो सकते हैं, सिर्फ लॉयलिस्ट का नहीं था। अब हमारे यहाँ रवाज हो गया है कि एक से एक लॉयलिस्ट को ढूंढ के लगा दिया। पंजाब का नया गवर्नर लगाया, पॉलिटिकल नॉन एंटिटी, उसका कोई वेट नहीं है, पॉलिटिकल वेट। हाँ, खिदमत गुजार हैं, पार्टी के हैं। इसी तरह जो केपी के हैं उनका पॉलिटिकल स्ट्रेचर है, गवर्नर लगाया
नहीं, यही तो है असल में। हमारी सियासी जमातें अब जो बड़े ओहदे होते हैं उनको माले गनीमत समझती हैं कि हम इक़्तिदार में आ गए हैं, लिहाजा माले गनीमत है, ये ओहदा भी हमें मिल जाए, गवर्नर का भी मिल जाए, उसका भी मिल जाए। उसमें आप स्टैचर वाले, क्या पीपीपी में स्टैचर वाले लोग नहीं हैं? ऐसे लोग हैं जिनका इज्जत और एहतराम अपोजिशन भी करती है। गवर्नर के ओहदे पे हमेशा एक ऐसे शख्स को लगाना चाहिए जिसको, चाहे वो पार्टी से ताल्लुक के, जिसको एहतराम हासिल हो, जो अपोजिशन से बात कर सके। फलवी साहब की यही तो बात कर रहे थे कि वो बावजूद के वो पीटीआई के सदर थे वो लेकिन बात ये कर नहीं। सकते थे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अब ये जो तरीकाकार आ गया है केपी के अंदर, ये अफसोसनाक है, क्योंकि ना इससे जो है चीफ मिनिस्टर को फ़ायदा होगा, ना इससे गवर्नर को फ़ायदा होगा। दूसरा ये है कि जो आपने गवर्नर साहब ने बात की है ना कि मैं नहीं लगाऊंगा, कानून के मुताबिक गवर्नर रूल गवर्नर नहीं लगाता। गवर्नर की राय का वजन होता है कि वो, लेकिन गवर्नर रूल जो लगता है वो सदर लगाता है प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे। उसमें ठीक है गवर्नर से पूछ लिया जाता है, लेकिन गवर्नर खुद नाफिज नहीं कर सकता, लिहाजा ये तो आप भूल जाए। पार्लियामेंट से अप्रूवल भी अब होती है, वो एक खास कैटेगरी का है, मतलब मुख्तलिफ कैटेगरी का गवर्नर रूल है। एक कैटेगरी में अप्रूवल चाहिए, एक कैटेगरी में नहीं चाहिए। लेकिन सवाल ये है ना कि गवर्नर और सूबे के वज़ीर आला का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, वो थोड़ा फासला शो करता हमें दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब, इस करारदाद की क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, जो पीएलओ इससे पहले ऑब्जर्वर का स्टेटस तो उसके पास है, लेकिन उनकी कोशिश पहले भी रही है कि मेंबरशिप मिल जाए, रेगुलर मेंबर हो जाएं यूएन के। अब जो ये रेजोल्यूशन पास हुआ है जनरल असेंबली में, ये एक सियासी फतह है। अच्छा। और सियासी कामयाबी है, और इससे ये ज़ाहिर होता है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर फ़लस्तीनियों के लिए हमदर्दी, फ़लस्तीनियों के लिए सपोर्ट मौजूद है, और दुनिया चाहती है कि उनसे इंसाफ हो, उनको एक बतौर रियासत कबूल कर लिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम जो यहाँ हमें नज़र आती है वो ये है कि जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं होता, और इसके लिए जो जनरल असेंबली की अप्रूवल के अलावा सिक्योरिटी काउंसिल की अप्रूवल की भी ज़रूरत होती है। और सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर है 5 रियासतें, जिसमें सबसे बढ़कर अमेरिका है। बरतानिया और फ्रांस को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो अगरचे वो लाइन अमेरिका की लेते हैं, लेकिन वो अमेरिका इस पे वीटो कर देता है, क्योंकि ये मामला इससे पहले आया है सिक्योरिटी काउंसिल में, और सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने ज़ाहिर है इस पे नो कर दिया और वीटो हो गया। तो उसकी वजह से भी ये है कि जो फ़लस्तीनी हैं या फ़लस्तीनी रियासत जो है उसको यूएन की रेगुलर मेंबरशिप फ़िलहाल नहीं मिल सकेगी। लेकिन ये बार बार जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन के पास होने का मतलब यही होता है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर उनको सपोर्ट हासिल है, और ये एक तरह का कहना चाहिए क्रिटिसिज्म है अमेरिका की पॉलिसियों का, कि अमेरिका जो यकतरफा इजराइल की सपोर्ट करता है यकतरफा तौर पर, उसको बैनुल-अक़वामी सतह पे कबूलियत नहीं है, और जिसकी सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन जनरल असेंबली का ये रेजोल्यूशन है। और दूसरी बात जो अभी कही गई है कि वहाँ के कैंपसेस पे जो है जो एहतजाज हो रहा है उसको समझने की ज़रूरत है।